अभी तो पहला सही 5वां साल चल रहा है, अगले 5 साल सही। भी हैं। तो वो लेकिन हशर वही होता है जो अयूब खान का हुआ था, परवेज़ मुशर्रफ का हुआ था, ज़ियाउल हक का हुआ था। उससे पहले एक याह्या नुमा आदमी भी थे जो हम्म। कि रानी के रसिया थे। तो तो ये हम बिल्कुल। बातें अच्छी लगती हैं हमें। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान तस्लीम करेगा, क्यों नहीं करेगा? बड़े मीठे नूरों से करेगा, क्योंकि हमें बड़ी ताकत अज़ीज़ है अपनी, और उस ताकत का हमने अभी तो सरचश्मा हम बने हैं। अब फ़लस्तीन में आपने शुरू में ज़िक्र किया कि क्या हुआ है पिछले डेढ़ 2 साल 1 डेढ़ साल से? कोई एक मुस्लिम मुल्क उठा, उसकी आँख खुली, और फिर उसके बाद जो कुछ ईरान के साथ हुआ, उस पे उनकी आँखें खुली, या किसी ने कोई अपना पर्दे में से झाँक के देखा बाहर क्या हो रहा है? बात कही जा रही हैं यहाँ पे भी कि पाकिस्तान के सामने डिमांड रखी गई है कि सऊदी अरेबिया तक एग्री कर चुके हैं, हम्म। उनके भी इस वक़्त तजारती रवाबित बहाल हो चुके हैं, और बाकी दीगर ममालिक आप नाम लेते जाएँ, टर्की से लेके जो सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा का चैंपियन बनता है। हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट आसिफ अली भट्टी साहब, जो कि वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही अहम मामलात के ऊपर जो है मुल्क की सूरत हाल के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। खास तौर पर इस वक्त एक मामला जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे नजर आ रहा है सोशल मीडिया और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी खुलेआम डिस्कस हो रहा है। इस यहाँ पर पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। अब ये 6 हो रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पर इसको एज अ टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने में कोई कबाहत नहीं है, और मुख्तलिफ किस्म की लॉजिक्स जो है वो पेश की जा रही हैं। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो अपनी ही पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल को तस्लीम करता है, और जो एक नजरिया पाकिस्तान है उसके खिलाफ जाता है। तो आसिफ अली भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, और मैं चाहूंगी कि इसराइल के हवाले से आप क्या बात करेंगे। और आपने मुझे बताया था कि नेतन्याहू जो कि इसराइली वजीर आजम है वो वाशिंगटन डीसी भी पहुंच चुके हैं, तो उस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है? पहले तो बहुत शुक्रिया आयशा, आपके प्रोग्राम में आज पहली दफ़ा मेरी शिरकत है, और आपके इनविटेशन का शुक्रिया। आपके नाज़रीन को सलाम। देखिए, बात ये है कि जब हम किसी एक मुल्क की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसके इंटरनेशनल डायनामिक्स क्या हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से मुख्तलिफ आरा आती रही हैं, और उनकी रीज़न्स भी मुख्तलिफ होती हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर या अपने इर्द-गिर्द के जो ममालिक हैं, उनके साथ कैसे ताल्लुकात रखते हैं, और किस तरह से वो अपने इंटरनेशनल पॉलिसी को लेकर चलते हैं। पाकिस्तान ने शुरू दिन से इज़राइल के हवाले से एक पॉलिसी रखी हुई है, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इसराइल का आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। दुनिया भर में ये मुल्क के अंदर नहीं है, चाहे वो इस्लामी ममालिक हों। हमारे सबसे अहम तरीन जो इस्लामी ममालिक हैं, ज़ाहिर है वो सऊदी अरेबिया है, या बाकी दीगर ममालिक हैं मशरिक़ के। लेकिन किसी भी मुल्क ने आज तक नहीं लिखा है कि अपने पासपोर्ट पे, यानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर, या आपका जो सफरी दस्तावेज़ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इज़राइल नहीं जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ है, और ये दुनिया भर में एक मिसाल है। फिर आपने चूँकि सवाल ये किया है कि जो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने आपसे ज़िक्र किया था, और बिल्कुल वो पहुँच चुके हैं। अ, इज़राइल का जो बुनियादी फ़ोकस है इस वक़्त, वो गज़ा में होने वाली वो लड़ाई है जिसका आगाज़ हमास एक तंज़ीम ने एक क्लब पर हमला किया था, और 1200 तकरीबन लोगों की मौत हुई थी उसमें, जिसके बाद ये सारे मामलात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हुए। और ज़ाहिर है उसका जिसके पास ताकत होती है, जैसे पाकिस्तान में जिनके पास ताकत है, वो लाठी लेके चाहे वो 24 नवंबर हो या उससे पहले 9 मई हो, वो जब चाहते हैं वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और ये ताकत का इस्तेमाल हमने 1999 में भी देखा था, जब एक डिक्टेटर ने मुल्क पे कब्ज़ा किया। उससे पहले ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर रहा, और उससे पहले अयूब खान एक डिक्टेटर रहे। तो ये जो हमारे यहाँ तारीख है, ये दुनिया भर में इसी तरह से जो ताकत है, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास लाठी होती है,
बहस होती है। तो बुनियादी जो फ़लसफ़ा इस पर लेके नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इज़राइल के, वो गए हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलने के लिए, तो उससे पहले उनका एक बयान बड़ा अहम है और वो ये हुँ, कहते हैं इस जैसा दोस्त उन्हें आज तक नहीं मिला है, जो कि इज़राइल हुँ, के पास हो और इज़राइली पॉलिसीज़ को तस्लीम ना करता हो बल्कि उसका साथ भी देता हो। तो उन्होंने साथ में ईरान के ऊपर जो हमला किया गया इज़राइल की तरफ से, उसमें जो अमेरिका ने साथ दिया है, उसपे भी सदर ट्रम्प का शुक्रिया अदा किया है। तो सही। 2 बुनियादी आयशा इसके बारे में जो इत्तलात आ रही हैं, एक तो गज़ा में बहुत तवील अरसे से जंग चल रही है और बिल्कुल। उसका अब अमन पीस पैक्ट जो है उसके ऊपर बात हुई है और ये कहा जा रहा हुँ, है कि बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है सीज़ फायर का और उसमें हमास ने भी एग्री कर लिया है कि जो उनके पास ओके, जरगमाली हैं, वो भी सही। उनको हवाले कर दिए जाएँगे वापस इज़राइलीज़ जो हैं, जो कि उनकी कस्टडी में उनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये ट्रम्प हुँ, के लिए और विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होने की आप समझ लें कि मौका है उनके लिए कि पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक जंग होते-होते रुक गई उसको रोकने में भी ट्रम्प ये एडवांटेज और क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये जंग रुकवाई और वो इस क्रेडिट के साथ अपने आप को कहते हैं कि उनको नोबेल प्राइज़ भी मिलना चाहिए। तो ये दूसरा अमन सही। माहिदा जिसकी वो आज मैं आपको यहाँ पे खबर आपके प्रोग्राम में दे रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पैक्ट साइन होने जा रहा है। हो सकता है इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाए और उस अनाउंसमेंट के साथ इज़राइल और हमास के दरमियान जो जंग है, वो रुक जाएगी और कहा जा रहा है कि जो जरग़माली हैं, उनको भी रिहा कर दिया जाएगा रिहा कर। तरफ से। तो ये इत्तलात हैं। अब इस पे अमल दरामद कैसे होता है, ये तो ख़ैर आने वाला वक़्त बताएगा और दूसरी अहम बात है ईरान के साथ जो इज़राइल का तनाज़ा चल रहा है और जिस तरह से अटैक हुए हैं, एक-दूसरे पे अटैक्स उन्होंने किए हैं, तो उसमें भी हुँ, सीज़ फायर चूँकि ट्रम्प पहले ऐलान कर चुके थे, तो ये भी एक सीज़ फायर की तरफ एक नया कदम होगा कि अब दोनों के दरमियान मोडालिटीज़ क्या तय होती हैं, यानी ईरान और इज़राइल के दरमियान में। तो ये एक और हुँ, आप कह लीजिए अनदर फीदर इन हिज़ कैप कि एक और तीसरे फरीक जो लड़ाई है तीसरे दोनों फ़रीकैन को बिठा के एक तीसरा महाज़ पे भी वो सीज़ फायर करवाएँगे। उससे पहले वो रशिया और यूक्रेन की भी बात कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि हुँ, इज़राइल से मुतल्लिक सवाल पूछा तो डेफ़िनेटली जो नेतन्याहू हैं उनको बड़ी ताकत मिली है। ख़ास तौर पे ईरान के ख़िलाफ़ जिन्होंने कार्रवाई की और फिर अमेरिका ने साथ दिया उनका, तो वो ये समझते हैं कि उनकी जो हुकूमत डावाडोल हो रही थी अपने मुल्क के अंदर, हुँ, उन अब अपोज़िशन खड़ी हुई थी, उन पे बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे थे, उनकी हुकूमत ख़तरे में थी, हुँ, तो वो उससे बाहर आ चुके हैं। तो अब वो हुँ। उसी खुशी को मनाने के लिए या उसको सेलिब्रेट करने के लिए या उसकी एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए वो यहाँ पर अमेरिका पहुँचे हैं और वो उनकी मुमकिना तौर पे मंडे को सदर ट्रम्प के साथ मुलाकात होगी। अच्छा, सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले एक लंच दिया गया था, हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल साहब को और उसके बाद से जो है ये बात गर्दिश कर रही थी कि उन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो उसमें इसराइल जो था वो एक सर-ए-फ़हरिस्त टॉपिक था और उसको रिकॉग्नाइज़ करने के हवाले से भी जो है कुछ बातें हुई थी। तो क्या ये जो अब पाकिस्तान में जो बातें हो रही हैं, हुकूमती वुज़रा की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं, फिर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी डिस्कस किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये लंच में जो बातें हुई थी, क्या ये उसी का नतीजा है? मुझे पहले तो ये समझ नहीं आती है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और ये अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है और खुद सदर ट्रम्प जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक हुँ, प्रेसिडेंट हैं मुल्क के। लेकिन एक मुल्क का 22वें ग्रेड का अफ़सर जब आता है यहाँ पे, बल्कि अब आप उसको 23वें ग्रेड का अफ़सर कह लें क्योंकि वर्दी तब्दील हो हुँ, चुकी है। तो तरक्की हो उसमें ना प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, ना उसमें इंटीरियर मिनिस्टर है, ना डिफेंस मिनिस्टर हुँ, है। ना ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी एक ओहदा आपने क्रिएट किया हुआ है सो कॉल्ड क्योंकि वो सही। बड़े भाई हैं उनके वो रिश्तेदार हैं अपने बच्चों की हवाले से। तो हुँ, क्या ये अच्छा ना होता कि पाकिस्तान खुद ये फैसला करता, पाकिस्तान की रियासत हुँ, हुकूमत फैसला करती कि यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप लीड करती जिसमें जो हमारे ताकतवर लाठी वाले साहब हैं वो पहुँचते और उनको जिस तरह से भी पज़ीराई मिली और हुँ, जो उनकी ज़िम्मेदारी उनकी लगी है, वो टाइम हुँ, लगेगा सामने आने में।
मैं आपको एक बताऊं बात, जब हम शुरू की बात करते हैं ना, परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ जब तशरीफ लाए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी बुश से जब मुलाकात की थी कैंप डेविड में, हम लोगों ने वो उसको कवर भी किया था, तो वो इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि कोई बहुत अहम फैसला हो चुका है। लेकिन अच्छा। प्रेसिडेंट उस वक्त नहीं थे मिस्टर मुशर्रफ, तो वो सिर्फ डिक्टेटर थे। लेकिन फिर उनको पूरी गाइडेंस दी गई कि कैसे उन्होंने वॉर एंड टेरर का हिस्सा बनना है, और साथ ही में प्रेसिडेंट कैसे बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बनना है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कैसे बनना है, आर्मी चीफ कैसे बनना है, और चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बनना है। तो सारे सही। ओहदे अपने पास रखे थे, 4 कैप्स थी उनके पास, तो वो भी उनको एक रास्ता दिया गया था। तो इसी तरह से अभी अगला सवाल आपका जब होगा तो उसमें मैं थोड़ा सा वजाहत करूंगा कि 27वीं आईनी तरमीम भी इसी का एक कड़ी है उसकी, कि ताकत सही। का जो कंसंट्रेशन है वो पहले ही शिफ्ट तो हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। जो ताकतवर हैं वर्दियों के साथ, अपनी बंदूकों के साथ वो हुक्मरानी तो कर रहे हैं, लेकिन उसको एक लेजिटिमेसी चाहिए उन्हें करने के लिए। तो जो मुलाकात जिसका आप जिक्र कर रही हैं यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में उनकी हुई, उसमें जो चीजें तय हुई हैं उसके अंदर इसराइल का जो मामला है, ये बात का बादस कयास नहीं है कि ये डिस्कस हुई होगी, को गो के इसका कहीं के जिक्र ऑफिशियली ना पाकिस्तान की तरफ से, ना अमेरिका की तरफ से, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई इस तरह की बात की। लेकिन ये बात कही जा रही है यहाँ पे भी कि पाकिस्तान के सामने डिमांड रखी गई है कि सऊदी अरेबिया तक एग्री कर चुके हैं, उनके भी इस वक्त तजारती रवाबित बहाल हो चुके हैं, और बाकी दीगर ममालिक आप नाम लेते जाएं, टर्की से लेके जो सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा का चैंपियन बनता है, मलेशिया को देख लें, बाकी दीगर ममालिक को देखें, इवन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को देखें, सबके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, तजारती के, कईयों के दिफाई ताल्लुकात और सिफारती ताल्लुकात के साथ साथ मुख्तलिफ तजारती ताल्लुकात भी हैं। तो ये चीज हमें समझनी होंगी कि दुनिया में जो दोस्तियां होती हैं वो कुछ दोस्तियां नहीं होती हैं, बल्कि वो मफादात की आपस में कॉपरेशन होती है, और उसके अंदर मफाद जो है रियासती होता है, जिसके अंदर अवाम शामिल होते हैं कि अवाम को कहाँ फायदा होना है। तो जो दुनिया में सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा जिसका हमने बड़ा शोरा सुना हुआ है, 2 अरब मुसलमानों का और 60-70 ममालिक हैं, वो पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। उनकी जो बातें हम सुनते हैं कि वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। फलस्तीन में आपने शुरू में जिक्र किया कि क्या हुआ है पिछले 1.5-2 साल 1-1.5 साल से, कोई एक मुस्लिम मुल्क उठा, उसकी आंख खुली, और फिर उसके बाद जो कुछ ईरान के साथ हुआ उस पे उनकी आंखें खुली, या किसी ने कोई अपना पर्दे में से झांक के देखा बाहर की बार क्या हो रहा है। तो ये हम बातें अच्छी लगती हैं हमें, लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान तस्लीम करेगा, क्यों नहीं करेगा, बड़े मीठे नूरों से करेगा, क्योंकि हमें बड़ी ताकत अजीज है अपनी, और उस ताकत का हमने अभी तो सरचश्मा बने हैं। अभी तो पहला 5वां साल चल रहा है, अगले 5 साल भी हैं। तो वो लेकिन हशर वही होता है जो अयूब खान का हुआ था, परवेज मुशर्रफ का हुआ था, ज़ियाउल हक का हुआ था, उससे पहले एक याया नुमा आदमी भी थे जो कि रानी के रसिया थे। तो इन पिछले 3 साल से पाकिस्तान की जो सरजमीन है बेआइन सरजमीन नजर आ रही है। देखिए 26वीं आईनी तरमीम से पहले अपने मुफादात को पूरा किया गया, अब उन्हीं मुफादात के तसलसल के लिए 27वीं आईनी तरमीम की जाने बढ़ा जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम के लिए भी इस हुकूमत वक्त को जो है, जो कह सकते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत है, 224 असम्बली की नशिस्तों की उनको जरूरत है। अब पहले पाकिस्तान की अदलिया को तो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा ही चुका है, तो अब जनाब आपने फील्ड मार्शल का ओहदा भी अपने पास रख लिया, लेकिन अब इत्तलात ये है कि आइन की 4 शक्लों में तब्दीली करके जनाब आर्मी चीफ जो है वो पूरी ताकत के साथ इस आइन को दोबारा से जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर को अपने पास रखने के लिए नए खेल खेले जा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की आइन का ढांचा क्या होगा? आपने एक जुमला कहा शुरू में कि ये बेआइन किस्म की सरजमीन बना हुआ 3 साल से पाकिस्तान। तो अगर आप 77 ईयर्स की बात कर लें तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा 3 साल से, कि आप जब से पैदाइश हुई इस मुल्क की
उस वक़्त तो कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। फिर एक डिक्टेटर जो है उन्होंने जिस शब खून मार के कब्ज़ा किया मुल्क के ऊपर, और उन्होंने एक जाली किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिनका पोता आजकल जो है वो पोता जो है वो एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना हुआ है, और वो शर्म नहीं आती जब डेमोक्रेसी की बात करता है। ये नहीं कहते कि बेटा बुरा होगा, अगर बाप बुरा था तो, या पोता जो है वो बुरा होगा, लेकिन वो जो नस्ल चलती है उसके अंदर ये खून में शामिल होता है। बाप भी उसका मेजर था, तो ये सारी लेगेसी तो उसी को फॉलो करते हैं ना। और कहाँ नजर आया वो जो सर उन्होंने एक और बयान दिया है, उन्होंने बोला है हम पाकिस्तान को आमरीयत से पाक कर देंगे। मतलब वो शख्स जिसने 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने में अपना सबसे अहम किरदार अदा किया, आज वो बयान दे रहे हैं कि हम आमरीयत से पाक करेंगे। बताएं अब ये सर कौन सा फॉर्मूला है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये फार्मूला वही है जो कि एक बंदे को जेल में डाल के बाकी सब लोग अय्याशी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। कोई उधार का मांगा हुआ एक चेयरमैन है जो कि काफ से धक्के खा के, पीपल्स पार्टी से जूते खा के उसको पार्टी के चेयरमैन बना दिया गया। फिर एक जो है वो नाटक करने वाला शख्स को वजीर आला बना दिया गया, एक इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद जो है वो पार्टी के अंदर चूचू का मुरब्बा है, और जिस तरह से मैंने बताया कि डिक्टेटर का पोता जो है वो मुल्क की बागडोर संभालेगा, जैसे उसके बाप ने के दादा ने संभाली थी। तो ये इन्हीं लोगों का कब्जा है। ये सारे लोग आपस में, इनका एक विशेष किस्म का साइकिल में ये पाकिस्तानी अवाम को डाल चुके हैं, क्योंकि इनका नेक्सस है आपस में, इनके मफादात हैं। टाइयां खूबसूरत लगा के, चेहरे पे सुर्खी लाली पाउडर लगा के और बाल बना के, ये सारे लोग जो है ना, ये सिर्फ अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए बेसिकली ये ड्रामा करते हैं। जहां तक 26वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक है, ये भी प्लान का हिस्सा था। मीडिया को टेम करना था, आपने मीडिया को जो है वो अपने मुताबिक बनाना था। उसको जजेस की तैनातियां जिस तरह से हुई हैं, मुल्क मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया अपने पूरे निज़ाम को। हम ये कोई ज़मीनी हकाइक से हट के बात नहीं कर रहे, ये तो ज़मीनी हकाइक है। फिर उसके बाद अब आप उसको लेजिटिमेट एक रास्ता देने के लिए, अपनी ताकत की कंसंट्रेशन के लिए, और उसी जो अमेंडमेंट आपने 26th अमेंडमेंट की थी उसको अपहोल्ड या उसे मजीद मौसर बनाने के लिए अब आप 27वीं आ रहे हैं। और 25वीं आईनी तरमीम जो आप लाए थे, जिससे इस मुल्क की जो 18वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट मिली थी, और जिस तरह से मुल्क के अंदर जो है वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी, और फाटा की मर्जेंस हुई थी केपी के साथ। अब वो तमाम चीजें वहां पे जो रिसोर्सेज हैं आपके, जिसका नारा लगा मोहतरम ताकतवर साहब, जो कि कहते थे कि मैं जब आया हूं तो मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा। 25 ऐसे मुंह से निकाल देते, 25 अरब डॉलर, जैसे 5 रुपए या 10-25 रुपए की बात कर रहे हैं। वो 25 अरब इधर से आ जाएंगे, 25 इधर से आ जाएंगे, 25 बहरीन दे देगा, 25 सऊदीया दे देगा, 25 जो है वो दुबई दे देगा। और आपने तो 100 अरब का प्लान बनाया हुआ था, वो 100 अरब तो आपकी पहला जो ताकतवर दौर है उसमें तो नहीं आया। और फिर अब आप जो है वो जो मिनरल जिनको आप बेच बटा के कुछ पैसे बनाना चाहते हैं, चाहे वो सऊदीया जैसे अपने भाई को बना के मुंह बोला भाई आप, क्योंकि कभी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, आप उसको जो है वो किसी तरीके से देना चाहते हैं, या कोई भी और कंट्रीज हैं। मुझे ये कहते हुए कोई बुरा नहीं लगता है कि यूक्रेन में जो मिनरल्स के हवाले से अमेरिका ने मुआहदा किया है, आप अमेरिका के साथ भी मुआहदा हो सकता है। ये हमें नजर आता है कि ये जो गुफ्तगू हुई थी, इनकी मुलाकात हुई है, हो सकता है कि हमारे जो ताकतवर हैं, चूंकि उनको पूछने वाला तो है कोई नहीं, तो वो अपनी मर्जी से हो सकता है उन्होंने बात की हो कि जनाब सदर, फील्ड मार्शल की अगर वर्दी आपको अच्छी लगती है तो मैं आपको वो भी देने को तैयार हूँ, लेकिन हमारा मिनरल्स बहुत है। तो अगर आपकी अगर मंशा हो, आप यूक्रेन में इतनी मुश्किल में फंसे हुए हैं, वहां पे आपने जंग रुकवा के ये काम करवाना पड़ रहा है, तो यहाँ हमारे तो कोई जंग नहीं लगी हुई। अगर आपको मिनरल्स पसंद हैं तो हमारे पास मिनरल्स हैं। तो ये भी एक इम्कान हो सकता है, ये मैं इम्कानी बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अब जो ये 27वीं आईन तरमीम होगी, उसमें आप जो अपनी मर्जी है, वहां पे जो एक प्रोवेंस के जो उनके अपने ज़खायर हैं, या उनकी जो
ताकत का एक चश्मा है, अवाम जिसका मालिक है, वो रिसोर्सेज जो हैं उन पर वफाक के ज़रिए जो है वो कब्ज़ा करने की प्लानिंग हो रही है, और मीडिया को मज़ीद सप्रेस करके उनको ज़ाहिर है आप इश्तिहारात के हवाले से एक नए विशियस साइकिल में डालेंगे, और फिर सियासी जमातों के लिए भी एक सबक होगा कि वो अगर इस पे कोई बात भी करना चाहेगा तो वो रियासती उमूर पर हरफ आने का इल्ज़ाम लगा के, ये जैसे पहले हमारे यहाँ कि नेशनल सिक्योरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई बात नहीं कर सकते। इसी तरह से फिर जब आप जो इक़दामात उठाएँगे अपनी मंशा के साथ, उस पर अगर कोई बात करेगा तो फिर उस पे भी इसी तरह की लगेगी। तो ये एक मुश्किल और एक खतरनाक मूव हो सकती है 27वीं आईनी तरमीम। लेकिन अब देखना ये है कि ये हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड अपोजिशन है जिसकी कोई वजूद अब बाकी नहीं है, वो इस पे क्या करेगी, और क्या मीडिया के अंदर से कोई आवाज उठेगी, या वो भी सारे इसी तरह कहें कि यस सर आप बिल्कुल करें, आप ठीक कर रहे हैं जनाब फील्ड मार्शल साहब। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अदलिया का किरदार जैसा है, मायूस कुन किरदार है, और जिस तरह से अदलिया जो है वो फैसले कर रही है जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, इसके बाद भी आपको लगता है 27वीं यानी तरमीम के बाद भी अदलिया कोई अपना किरदार अदा कर सकती है या नहीं कर सकती? अभी अदा कर रही है। आपने आपने रवैया देखा जजेस का, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से वो हाथ अपने काट के दे चुके हैं, और जिस तरह से वो फैसले सुना रहे हैं, और जिस तरह से वो मुख्तलिफ केसेस के साथ मतलब हशर नशर कर रहे हैं, तो पता चल गया कि हमारी अदलिया कितनी आज़ाद और कितनी ताकतवर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इम्कान पैदा होगा जिसका आप खदशा ज़ाहिर कर रही हैं। बिल्कुल इससे ज़्यादा टेम होगी, इससे ज़्यादा फर्माबरदारी करेंगे, और जैसे कहेंगे वैसे ही उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। अब तो अदलिया के पास ये इख्तियार होगा कि जो काम वहाँ से हुक्म आया है या नहीं हो पा रहा उनसे, अव्वल तो सारे काम ही कर लेते हैं, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा तो वो इस्लामाबाद शिफ्ट करेंगे कि भाईजान ये ज़रा इनको ज़रा बुला के इनकी तबीयत सेट करें ताकि बिल्कुल ऐसे ही है। जी।